देखिए दोस्तों, आज मैं मिलने आया हूं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जो मीनाक्षी जी हैं उनसे, जो 2018 बैच में इनका सिलेक्शन हुआ था। वो सभी डाउट आपके क्लियर किए जाएंगे। जो आपकी जो नई भर्ती निकली हुई है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की, ठीक है, आपके काफ़ी कमेंट आ रहे हैं वीडियो के ऊपर, वो सभी डाउट आपके क्लियर किए जाएंगे। देखिए दोस्तों, ये वीडियो आपको 3 पार्ट में मिलने वाला है। सबसे पहला जो पार्ट होगा आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन का होगा, और जो सेकेंड वन होगा वो आपका मेडिकल के रिगार्डिंग होगा, और जो थर्ड जो लास्ट पार्ट होगा दोस्तों वो आपका होगा जो कैंडिडेट के डाउट आ रहे हैं उसके रिगार्डिंग। ठीक है, सबसे पहले ये अपना इंट्रोडक्शन देंगी और फिर पॉइंट टू पॉइंट मैं इनसे एक आपके जो डाउट हैं वो पूछूंगा। ठीक है, जॉब कैसी है, सभी डाउट आपके क्लियर किए जाएंगे। ठीक है मीनाक्षी जी। नमस्कार, जय हिंद। मैं मीनाक्षी 2018 के बैच में कांस्टेबल सेलेक्ट हुई हूँ और अभी पीसीआर यूनिट में मैं कार्यरत हूँ। और ये मेरा सैल्यूट है उन सभी वॉरियर्स के लिए जो अभी इस दौड़ में हैं अपने कांस्टेबल बनने का सपना लेकर, और खाकी वर्दी के लिए उनका एक जुनून है। तो आज मैं आप सभी के बीच में हूँ। जितने डाउट्स आपकी क्लियर कर पाऊँगी, कोशिश करूँगी उतने कर सकूँ। तो चलिए दोस्तों, फिर बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले मैडम ये बताइए आप हमारे व्यूवर्स को कि जॉब प्रोफाइल कैसी है, ड्यूटी के समय के हिसाब से जॉब प्रोफाइल कैसी है एज ए गर्ल। सर, एज ए गर्ल अगर मैं बताऊं तो बहुत ही अच्छी ये जॉब है। गर्ल्स को बहुत कोऑपरेट किया जाता है। और जॉब प्रोफाइल के बारे में बताऊं तो इसमें अलग अलग यूनिट में आपको काम किया जाएगा। ट्रेनिंग के बाद आपको पीसीआर यूनिट में भी भेजा जा सकता है, सिक्योरिटी में भी आपको भेजा जा सकता है, थाने में भी इसमें भेजा जा सकता है, और ट्रैफिक में भी भेजा जा सकता है। लेकिन हर जगह लड़कियों के लिए बहुत कोऑपरेट है। शिफ्ट वाइज में ड्यूटी होती है। कहीं 8 घंटे की ड्यूटी है और कहीं 12 घंटे की भी ड्यूटी है, और एक सफिशिएंट उसमें रेस्ट मिलता है। ऐसा नहीं है कि आप 12 घंटे ड्यूटी कर रहे हो डेली, फिर नेक्स्ट डे आपको 12 घंटे आना है। पीसीआर में जहाँ मैं अब काम कर रही हूँ वहाँ पे मेरी 12 घंटे की ड्यूटी है, तो 24 घंटे का उसमें रेस्ट भी मिलता है। या फिर डेली जैसे ऑल वुमेन पीसीआर आई हुई है तो 9 से 5 की उसमें ड्यूटी रहती है। उसके बाद आप पूरा दिन फ्री होते हो, हफ्ते में एक रेस्ट मिलता है, तो उसमें आपको सफिशिएंट टाइम मिलता है फैमिली को भी संभालने में और अपनी लाइफ को भी संभालने में। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, एक फिक्स्ड टाइम होता है। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट आपका सैलरी के रिगार्डिंग। ठीक है, जैसे कि अंडर ट्रेनिंग थी ये तो उनकी सैलरी कितनी थी, और अब ये 2018 के बाद अब प्रेजेंट इनकी सैलरी कितनी है, वो बात बताएंगे आपको सैलरी के बारे में। नो मैडम। देखिए, सैलरी की मैं बात करूँ तो 2018 में जब हम पास आउट होकर आए उस टाइम हमारी सैलरी जो थी ट्रेनिंग में वो हमारी बेसिक पे थी 21,700 रुपये। लेकिन आज के टाइम में हमारी जो बेसिक पे है वो 23,100 रुपये है, और उसके साथ हमें 24% HRA मिलता है और 17% जो है उसमें डियरनेस अलाउंस मिलता है। अब जो है मेरी 37,500 रुपये इस पर सैलरी है, और मेरी पहले 26,500 रुपये सैलरी थी। उसमें भी हमारा NPS मिलता था। लेकिन NPS क्या होता है, अब जैसे नेशनल पेंशन स्कीम के तहत जो है हमारे जैसे अब 2,500 रुपये उसमें हर महीने अपने आप डिडक्ट हो जाते हैं, हमारे खाते में खुद चले जाते हैं, और अब हमें रिटायरमेंट के बाद ही पैसा मिलता है। अब ये वाली बात नहीं है कि आपको रिटायरमेंट के बाद पेंशन नहीं है, इसीलिए NPS हमारा शुरू हो गया है। तो उस टाइम हमारी 26,500 रुपये थी, लेकिन अब हमारी 37,500 रुपये तनख्वाह है इस टाइम। दोस्तों जैसे कि मैडम ने बताया NPS के बारे में, जैसे ही आप महकमे के अंदर आओगे, ठीक है, डिपार्टमेंट के अंदर, तो आपको पता चल जाएगा धीरे धीरे NPS कैसे कटता है, कब मिलता है, बीच में विदड्रॉ करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते, वो सभी बातें आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले आपका काम होना चाहिए सिलेक्शन लेने का, ठीक है, जो हम आपकी सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है मैडम, तो नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर छुट्टियाँ कितनी मिलती हैं ट्रेनिंग के दौरान, या फिर अब फिलहाल आपको कितनी छुट्टियाँ मिल रही हैं पर मंथ या फिर पूरे ईयर की, ये बताओ आप। सर, मैं छुट्टियों की बात करूं तो हमें पूरे 1 साल में 15 CL मिलती है, जो कि हमारी सिर्फ 1 साल की होती है। अगर हम वो 1 साल में छुट्टी काट लेते हैं तो ठीक है, वो हमारी नेक्स्ट ईयर जो है वो ऐड नहीं होती, मतलब वो 1 साल में ख़त्म हो जाती है 15, अगर हम उनको ले तो भी और ना ले तो भी। अच्छा, EL मिलती है अर्न लीव, तो ये हमारी 15-15 करके मिलती है।
जनवरी से जुलाई तक 15 मिलेगी, फिर जुलाई से दिसंबर 15 मिलेगी। तो मतलब EL जो है 30 मिलती है पूरे साल में। और अगर आप इनको नहीं लेते हो तो ये आपकी नेक्स्ट ईयर में आपकी ऐड हो जाती है। एक HPL मिलती है हाफ पे लीव, वो 20 होती है, ये भी हमारी नेक्स्ट ईयर में ऐड हो जाती है। PL मिलती है पैटर्निटी लीव, अगर कोई फादर बनते हैं तो उनको 6 महीने के अंदर अंदर वो लीव लेनी होती है, उसमें 15 लीव मिलती है उनको। और गर्ल्स के लिए बहुत अच्छा है कि उनको मैटरनिटी लीव मिल जाती है 180 डेज़ की, और उसमें मेडिकल की भी गर्ल्स के लिए फैसिलिटी है। और उसमें CCL मिलती है चाइल्ड केयर लीव गर्ल्स के लिए, जो कि 700 के लगभग होती है। ये आप 2 साल की मिलती है, और मैक्सिमम आप इसको 1 साल के लिए ले सकते हो, या फिर 1-1 महीना करके भी आप ले सकते हो। तो दोस्तों जैसा कि मैडम ने बताया कि कुछ लीव होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, कुछ ऐड हो जाती हैं। तो दोस्तों जो ये ऐड होती हैं तो डिपार्टमेंट की कुछ लिमिट होती है कि भाई इतने लिमिट के बाद जैसे आप रिटायरमेंट जाओगे तो उनके पैसे मिलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रेनिंग के बारे में बताएंगी मैडम। भाई एज ए गर्ल इन्होंने कितना कंफर्टेबल महसूस किया ट्रेनिंग के अंदर, कुछ दिक्कत आई, परेशानी आई, या फिर अच्छा महसूस किया, मतलब क्या फ़ील किया, ये बताएंगी। देखिए, जब हम सेलेक्ट होके ट्रेनिंग में जाते हैं तो एक अलग ही उत्साह होता है, क्योंकि उस टाइम हमें वर्दी मिल जाती है, हम उस भीड़ में से निकल के अलग हो जाते हैं। तो एक अलग से मोटिवेशन हमारा उसके अंदर आता है जब हम ट्रेनिंग टाइम अपना गुजार रहे होते हैं, और बहुत अच्छा महसूस होता है, बहुत कंफर्ट फील होता है वहाँ पे। और जो ट्रेनर्स हैं वो बिल्कुल एज अ फैमिली की तरह हम लोग वहाँ पे रहते हैं, और हमें टीम वर्क के बारे में सिखाया जाता है। ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए हमें अलग अलग टास्क दिए जाते हैं। जैसे मॉर्निंग में तो हमारा PT होती है, एक्सरसाइज जिसे बोलते हैं। 5 बजे से सुबह हमारा रूटीन शुरू हो जाता है, और शाम के 7 बजे हम वहाँ से फ्री होते हैं। मॉर्निंग में हमारी एक्सरसाइज होगी, उसके बाद हमारी परेड होती है, ये हमारा आउटडोर का वर्क होता है। उसके बाद हमारा इंडोर का वर्क होता है, जिसमें हमारी क्लासेस चलती है, जिसमें हमें लॉ वगैरह पढ़ाया जाता है, और कुछ प्रैक्टिकल वर्क बताया जाता है, जिसमें हमें मॉक कोर्ट भी दिखाया जाता है, और बहुत सारी केसेस की ऐसे सिचुएशन दी जाती है, तो आप ये अगर केस है तो आप उसको कैसे हैंडल करोगे। तो प्रैक्टिकल वर्क भी सिखाया जाता है इंडोर की क्लासेस में। फिर शाम को हमारी फिर से एक्सरसाइज होती है, रनिंग होती है, और 7 बजे हम शाम को फ्री होते हैं। तो बहुत अच्छा टाइम होता है हमारा, सुबह 5 बजे से शाम के 7 बजे तक, और संडे को हमारा ऑफ रहता है। लेकिन इसमें जो सबसे अच्छी बात है कि इसमें ओवरऑल आपका डेवलपमेंट किया जाता है। जैसे कि हम एज अ कांस्टेबल वर्क करते हैं, फील्ड में डायरेक्ट होते हैं लोगों से, तो अगर कहीं भीड़ होगी है तो हमें किस तरीके से उसको कंट्रोल करना है, जैसे कैंशिल सिखाया जाता है, कमांडोज हमारा इसमें होता है ऐड। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है हमारा इसमें ट्रेनिंग का, और बहुत अच्छा अनुभव है। और अभी जो आप फ़िज़िकल के लिए बहुत ज़्यादा डर रहे हो कि फ़िज़िकल मैडम ये है 1600 मीटर है, टफ़ तो नहीं है, देखिए बिल्कुल भी टफ़ नहीं है। बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, फ़िज़िकल एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा होती है हमारी ट्रेनिंग में। तो अभी ये तो कुछ भी नहीं है, 5 या 10% है उसका। तो फ़िज़िकल के लिए आप प्लीज़ मैं कहूँगी कि ना डरें, फ़िज़िकल ईज़िली हो जाएगा। तो मैडम ने बहुत अच्छे से बताया ट्रेनिंग के बारे में, ठीक है। आप जैसे अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, 1600 मीटर नहीं लगा पाते, लेकिन जब आप सिलेक्शन पा के ट्रेनिंग में जाओगे ना तो 5-5 किलोमीटर की रेस भी लगानी पड़ेगी, और आप लगाओगे, आपका स्टेमिना बन जाएगा, उस प्रकार की आदतें बन जाएंगी, ठीक है। काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग होती है, मैंने भी दी है। आउटडोर, इंडोर, या जो हमारी क्लासेज लगती हैं, LSL पढ़ाया जाता है, CRP पढ़ाई जाती है, IPC पढ़ाई जाती है, PPR पढ़ाया जाता है, ऐसी कुछ काफ़ी सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। कंप्यूटर वगैरह पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है दोस्तों वो आपका है लाइसेंस कब चाहिए, बाइक का या फिर कार का। ये काफ़ी कैंडिडेटों का ये डाउट आया हुआ था कि भाई बाइक का चाहिए या फिर कार का चाहिए सर, ठीक है। तो लाइसेंस कब चाहिए, लाइसेंस के बारे में मैडम बताएंगे अच्छे से। देखिए, अभी बहुत सारे कैंडिडेट्स में जो एक डाउट बना हुआ है कि मैडम हमारे पास अभी लाइसेंस नहीं है तो उसका हम क्या करें, फॉर्म भरे या नहीं। तो इसके बारे में मैं बताना चाहूँगी कि आपको अभी फॉर्म फिल करो, उसमें आपको भी लाइसेंस नहीं चाहिए, उसके लिए अप्लाई करो आप, जो लास्ट डेट होगी उससे पहले आप अप्लाई कर दो लाइसेंस के लिए। और ये आपको फ़िज़िकल के टाइम में और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी उस टाइम में आपको चाहिएगा। लेकिन अभी आप सोच रहे हो कि बिल्कुल उसको दिमाग पे लेके
के बैठे हो कि हम उसके लिए तैयारी करें या ना करें, हमारा लाइसेंस नहीं बना हुआ, तो बिल्कुल भी इस चीज़ के बारे में आप बिल्कुल चीज़ दिमाग से निकाल दो। आपका लाइसेंस जो है उसको अप्लाई करो और फॉर्म भरो, वो अभी नहीं चाहिए आपको। मैडम प्रमोशन के बारे में और बता दो, प्रमोशन कितने साल बाद होता है, कब होता है प्रमोशन? सर इसमें प्रमोशन का जो टाइम है वो 15 साल का है, अगर आप कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बनते हो तो, और एएसआई बनते हो तो 20 साल का है। ये आपका सर्विस का एक टाइम पीरियड होता है कि इतने बाद आप प्रमोट होने के एलिजिबल रहोगे। अच्छा, एक इसमें B1 का एग्ज़ाम होता है, जब आपकी नौकरी 3 साल की हो जाएगी तो आप डिपार्टमेंटल हो जाओगे, और 3 साल के बाद आप कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बनने के लिए एक डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है जिसको B1 कहते हैं, वो दिया जाता है, जिसको दोस्तों लोअर बोला जाता है। दिल्ली पुलिस में शायद ये 3 साल है, लेकिन हरियाणा पुलिस में आप 5 साल के बाद दे सकते हो, यानी 6 या 7 साल के आप अंदर आप HC बन सकते हो, यानी हेड कांस्टेबल। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है मेडिकल के बारे में। मेडिकल के बारे में जैसा कि मैंने पहले बताया है कि आपको अलग से वीडियो मिलेगी। ठीक है, तो उससे नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं आपके, चलो कुछ पेपर के बारे में बात कर लेते हैं, बेस्ट बुक्स के बारे में। मैडम बेस्ट बुक्स कौन सी रहेगी कैंडिडेट्स के लिए? ठीक है, और आपने कौन सी पढ़ी थी, किस किस चीज़ की हेल्प ली थी, मीडिया की हेल्प ली थी, ऑनलाइन यूट्यूब की, जैसा भी आपने अपनी तैयारी की थी वो सभी बातें इसके अंदर बताएं। चीज़ है, बुक्स के बारे में बहुत ज़्यादा डाउट होता है। बुक्स के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि आप बहुत सारी बुक्स इकट्ठा ना करें, सिलेक्टेड बुक्स लें और उसी का ही बार बार आप रिवीजन करें, क्योंकि बहुत सारी बुक्स अगर आप ले लोगे लेकिन कंप्लीट नहीं हो पाएगी, और सेलेक्टेड बुक्स रखोगे तो बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। उसमें क्या होगा, बार बार अगर आप उनका रिवीजन करोगे तो आपका एक कॉन्फिडेंस रहेगा। और सेलेक्टेड बुक्स में मैं आपको बता दूं, जीएस के लिए सबसे अच्छी है लूसेंट, उसकी सब्जेक्टिव बुक पढ़ोगे तो बहुत बेस्ट है। अगर ऑब्जेक्टिव भी पढ़ लेते हो, आप इतनी मेहनत कर सकते हो कि सब्जेक्टिव के साथ ऑब्जेक्टिव बुक आप पढ़ सकते हो, तो भी वो अच्छा है। लेकिन अभी जैसे टाइम कम है तो मैं कहूँगी कि आप सब्जेक्टिव को ही पढ़ो, लेकिन उसको बार बार पढ़ो। जीएस के लिए ये था, लेकिन इसके साथ करंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ था वो भी एसएससी ने कंडक्ट किया था और टेंडर टीसीएस के पास ही था, तो पिछली बार करंट बहुत ज़्यादा आई थी, इसलिए इस बार मैं कहूँगी कि करंट पे भी ज़्यादा फोकस कीजिए आप। और करंट के लिए स्पीडी की बुक है, बहुत अच्छी बुक है, ये 1 लाइनर है। जीएस के का ये पोर्शन हो गया जो कि 50 मार्क्स का आएगा। उसके बाद रीजनिंग है, उसके लिए आप अरिहंत ले लो, और मैथ्स के लिए आप RS अग्रवाल ले लीजिए। कंप्यूटर की एक अलग से बुक आती है लूसेंट की, वो आप पढ़ सकते हो, जो कि 10 नंबर का आएगा, बिल्कुल बेसिक कंप्यूटर आएगा। और इसमें यही मेन बुक्स है, इससे ज़्यादा आप बुक्स ना लो। प्रैक्टिस सेट ले लो, अरिहंत का आ जाएगा, या ऑनलाइन आप ऑनलाइन टेस्ट आप ज्वाइन कर सकते हो, जो कि बहुत बेनिफिशियल रहेगा। पढ़ने के बाद एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ हमने इतना कवर कर लिया है और हमारे 100 में से इतने मार्क्स आ रहे हैं, तो ये बहुत बेनिफिशियल रहेगा। आप टेस्ट सीरीज़ ज़रूर ज्वाइन कीजिए। मैडम ने काफ़ी अच्छे से बताया है। मैडम नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पेपर की स्ट्रेटजी क्या बनाए? ये तो कुछ बता दिया है, लेकिन 1-2 पॉइंट और बता देंगी मैडम? लो मैडम जी, पेपर के लिए सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि आपके पास एक सिलेबस है, होना चाहिए। आपका जीएस में क्या क्या चैप्टर आएंगे, आपके मैथ्स में क्या आएगा और रीजनिंग में क्या आएगा। अगर हमारे पास सिलेबस होता है रिटन में और हम उसको पढ़ाई के साथ लेकर बैठते हैं, तो हम उसमें जो आज हमने किया है उसको मार्क करते रहें कि हाँ हमने ये कंप्लीट कर लिया। अच्छा, डेली का आपका मैं कहना चाहूँगी कि 5 से 6 घंटे आप डेली पढ़ें। ऐसा ना हो कि आप एक दिन तो पढ़ रहे हो 10-12 घंटे, लेकिन नेक्स्ट डे स्किप कर रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो, तो वो चीज़ ठीक नहीं है। रेगुलरिटी होना, कॉन्टीन्यूटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप डेली 5-6 घंटे पढ़ोगे तो 1-1.5 महीने में आपको खुद ही इतना कॉन्फिडेंस होने लगेगा कि हाँ ये एग्ज़ाम में कर लूँगा। और मैं इसमें आपके बारे में इसमें बताना चाहती हूँ कि जैसे ही आप कम से कम एक उसमें ये समझ के चलिए कि एक बार आपने क्लियर कर लिया है पूरा कोर्स, उसके बाद आप रिवीजन करो। आप एक टारगेट रख लो कि 15 दिन में मुझे ये बुक कंप्लीट करनी है, तो अगर एक टारगेट रख कर चलोगे तो बहुत अच्छे से इसको क्लियर कर पाओगे आप। देखिए दोस्तों, मैडम जी काफ़ी बिजी थी, ठीक है, लेकिन आपके लिए इनसे टाइम मांगा हमने और इन्होंने अपना कीमती समय निकाला भी है। हम ये वीडियो बना रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं? हमारे लिए नहीं। हमें तो मोटिवेशन कब मिलेगा? जब आप सब्सक्राइब करेंगे,
शेयर करेंगे और लाइक करेंगे तब मिलेगा, ठीक है। लेकिन आपके लिए है केवल ये वीडियो, इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन शायद आपने यूट्यूब चैनल पे देखी भी नहीं होगी। हमारे चैनल पे आप जाके देख भी सकते हैं, फिजिकल के रिगार्डिंग है या फिर मेडिकल के रिगार्डिंग है या फिर किसी SCM का इंटरव्यू है, WTPO का है या फिर कांस्टेबल का है, ठीक है।